नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश एबी स्टार स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज नई सोच के साथ आज एक नया टॉपिक के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, जो आप थंबनेल देख के अभी आए हैं ये आपने बिल्कुल ठीक देख के क्लिक किया है। इस वीडियो में हम उस रहस्य को आपके सामने खोलने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी और आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आज आपको ऐसे अनसुने घटनाओं का आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है। समय गवाए मैं टॉपिक की ओर जाना चाहता हूं। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार, पावरफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहती है। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना और समझना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं हर एक बात को आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि आपको कुछ समझ आए। वो 30 जनवरी 1948 का समय था, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आज की क्लास नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उन पर गोली क्यों चलाई? जब गोडसे ने गोली मारी तो उसके बाद कुछ ऐसी राजनीति हुई। उन्होंने अपने बयान में, उनका एक आखिरी भाषण था जो उनकी हर एक गवाही दे रहा था और वो खुल के अपने हर विचार जाहिर कर रहा था, क्योंकि वो ये मानता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने देश को बचाने का काम किया है। आज हम इसी कहानी में आगे देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। 60 साल तक नाथूराम गोडसे का अंतिम भाषण प्रतिबंधित रहा, जो एक राजनीति थी। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने इस कानूनी लड़ाई को 60 साल तक लड़के सुप्रीम कोर्ट से इस केस को जीत लिया, जिस कारण आज जो ये भाषण है उसको प्रकाशित किया गया। और उसी भाषण की कुछ लाइनें, कुछ बातें आपके साथ आज मैं साझा करने वाला हूं। ध्यान से देखिए। अगस्त 1947 को 5 करोड़ का टैक्स पाकिस्तान को दिलाया। किसने? महात्मा गांधी ने। कितने करोड़ का? 5 करोड़ का टैक्स, जो टैक्स था देश में, वो महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को दिला दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये टैक्स कोई बात नहीं, हमारे पास और आ जाएगा, इन्हें दे दो। 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। केरल के मोपल मुसलमानों द्वारा 1500 हिंदुओं को मारने, 2000 से ज्यादा मुसलमान बनाने, हिंदू धर्म से मुसलमान बनाने की घटना का विरोध महात्मा गांधी ने नहीं किया, जो कि बहुत जरूरी था। वो एक लोक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका एक विरोध हर एक मांग को पूरी करा सकता था, और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, उसके पास पावर थी, उसके पास वो ताकत थी। लेकिन वो उस ताकत का कहाँ प्रयोग करते थे और जरूरत पड़ने पे कहाँ उन्होंने इस ताकत का उपयोग नहीं किया। आगे देखते रहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और महात्मा गांधी ने सीतारामैया, जो बहुत करीबी थे, उनका समर्थन किया था, जिस कारण नेताजी ने अपना इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट 5 मार्च 1931, ये वही तारीख है जिसे आप इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। दिल्ली में हुआ था, इसे दिल्ली समझौता ही मानते हैं। और इसमें इरविन समझौते में क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको।
5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ था इरविन और महात्मा गांधी के बीच। उधर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड ने ये आदेश दिया कि लंदन में आरटीसी चल रही थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली हुई थी, 3 आरटीसी हुई थी, जिनमें से एक में गया नहीं था, और वो मुख्य जो पर्पज था उनका वो महात्मा गांधी का वहां पे उपस्थित होना था। लेकिन महात्मा गांधी पहले में नहीं गए, 1930 में नहीं गए, 1931 का समय है ये, जिसमें रैमजो मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इरविन को ये कहा कि चाहे आप उनके हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन महात्मा गांधी को आरटीसी में लेके आओ। उनकी मजबूरी थी, वो महात्मा गांधी जो बोलते वो वैसा ही करते। लेकिन इस समझौते में हुआ क्या था, बोले भाई आपको चलना पड़ेगा। बोला क्यों भाई? मैं महात्मा गांधी बोले मैं क्यों चलूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा वहाँ से? बोले आपको फ़ायदा ये होगा, जितने भी देश के जो कैदी है उन सबको छोड़ दिया जाएगा, जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जिन्हें अंग्रेजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जो शक के आधार पर 1919 में एक रोल टैक्ट कानून आया था, जो शक के आधार पर गिरफ्तार कर रहे थे उन्हें भी हम छोड़ देंगे, लेकिन आप आरटीसी 2 लंदन में चलो। लेकिन सिर्फ उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है। और इस केस में सरदार भगत सिंह और उनके साथी आते थे। यहां पर महात्मा गांधी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उन्होंने दबाव नहीं बनाया। महात्मा गांधी ने बोला नहीं, भगत सिंह और उनके साथियों को आपने छोड़ना होगा। लेकिन इरविन ने कहा भाई गांधी मेरी मजबूरी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं उन सब को छोड़ सकता हूँ, लेकिन उन कैदियों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने अंग्रेजों को मारा है। ये बात बोल के वो ये समझौता यहाँ कंप्लीट होता है और महात्मा गांधी आरटीसी 2 में चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। 23 मार्च 1931 कुछ याद आया? महात्मा गांधी इस तारीख के समझौते के बाद लंदन चले गए और यहाँ 23 मार्च को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। ये वही कहानी है जिस कारण से महात्मा गांधी को सरदार भगत सिंह और उनके साथियों का हत्यारा कहते हैं। हाँ, ये बात सच है, उन्होंने प्रयास जरूर किया था, लेकिन उन्होंने दबाव बिल्कुल नहीं बनाया। अगर महात्मा गांधी दबाव बनाते तो इरविन हाथ भी जोड़ता, पैर भी पकड़ता, लेकिन रैमजो मैकडोनाल्ड ने यह कहा था चाहे कैसे भी करके महात्मा गांधी को आरटीसी में लेके आओ। इसीलिए कहते हैं अगर महात्मा गांधी चाहते तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा से मुक्त करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो लंदन चले गए। इधर से इनको फांसी दे दी गई और पूरे देश में से ऐसे ऐसे वीर शहीद हमारे बीच से चले गए। 24 सितंबर 1932 वो तारीख है, इसमें इसी तारीख को पूना पैक्ट समझौता हुआ था। पूना में एक यरमदा जेल में एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट समझौता बोलते हैं। क्या आप जानते हैं ये समझौता क्या था? ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड भेजा जिसमें कहा गया आज से भारत में दलित समाज भी चुनाव लड़ सकते हैं। पता है आपको ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महानता, उनके टैलेंट, उनकी एबिलिटी के दम पे रैमजो मैकडोनाल्ड ने ये कहा था। क्योंकि जब आरटीसी में गए ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे पर्सन थे जो 3 आरटीसी हुई थी लंदन में, तीनों में से अगर तीनों में कोई शामिल थे तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और वहाँ पे इनका जो पहनावा तो आपने भी देखा है, कहीं भी किसी भी समय किसी भी तरह से आपने देखा होगा, सूट बूट में दिखाई देते हैं आपको। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पर्सनालिटी। और इसी बीच जब महात्मा गांधी को जब वहाँ लेके जाया गया तो महात्मा गांधी एक धोती कुर्ते में, कुर्ता भी नहीं, एक धोती में जब गए तो वहाँ जाने के बाद उस सभा में ब्रिस्टल चर्चिल ने एंट्री हुई तो ये कहा ये हमारी सभा में अर्धनंगा फकीर कौन आ गया है।
जिस कारण उनका वहाँ पे अपमान किया गया था। कारण था कि रैमजो मैकडोनाल्ड ने दलित समाज के लिए भी चुनाव लड़ने की आज़ादी दी थी, लेकिन यही था ये कम्युनल अवार्ड। क्या था ये कम्युनल अवार्ड? और जिससे महात्मा गांधी असहमत था। वो नहीं चाहता था कि दलित समाज भी चुनाव लड़े। में वो आमरण अनशन पर बैठ गए, बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। 5 दिन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मदन मोहन मालवीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जाते हैं कि कहते हैं, अंबेडकर जी आप मान जाइए, उधर महात्मा गांधी की तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, वो मर जाएंगे। अंबेडकर ने कहा मरता है तो मरने दो, जब वो हमारे लिए नहीं सोचता तो हम उनके बारे में क्यों सोचे। ये बात, ये जिद थी और इसी जिद की वजह से ये मीटिंग हुई थी, ये समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट समझौता बोलते हैं। ये यरमदा जेल में, पूना की यरमदा जेल में ये समझौता हुआ था। यहाँ कम्युनल अवार्ड से वो असहमत थे, वो नहीं चाहते थे कि दलित समाज भी चुनाव लड़े। हैदराबाद के निजाम का समर्थन करते थे, जबकि के हिंदू राजा हरि सिंह का विरोध करते थे। उन्हें कहते थे कि तुम तो अपने भाई काशी में जाओ और अपना जो हिंदू धर्म है उसमें अपना लीन हो जाओ, यहाँ तुम राजपाट में क्या मतलब क्या रखा, कुछ नहीं। वहाँ इनका विरोध करते थे, जबकि यहाँ हैदराबाद के निजाम का ही समर्थन करते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के मरने के बाद हैदराबाद को भारत में मिलाया। नहीं तो कितनी जो रियासतें थी जिन्हें लौह पुरुष कहा गया, भारत में बहुत सभी रियासतों को एक करने का काम किया, लेकिन सब हो गए, लेकिन हैदराबाद को महात्मा गांधी के होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के रहते हैदराबाद को भारत में नहीं मिला सकते थे। बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, तो मारकाट हुई थी। मारकाट में जो हिंदू लोग पाकिस्तान से जो बच के आए थे, बच करके उन्होंने खाली मस्जिदों में अपना आसरा लिया, लेकिन मुसलमानों ने उनका विरोध किया और यहाँ पर महात्मा गांधी चुप रहे। दिल्ली के मंदिर में चलती सभा में नमाज पढ़ा और मस्जिद में जाकर एक बार भी उन्होंने गीता का पाठ नहीं किया। सरदार पटेल बहुमत से विजय होने के बाद भी पद जिद में जवाहरलाल नेहरू को देकर चले गए। आज हम पढ़ते हैं ना, आप भी पढ़ते हो, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये नहीं, ये असंभव था, ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की ही देन है, नहीं तो यहाँ पे देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होने थे। सब राजनीति। नेक्स्ट 14 जून 1947 कांग्रेस की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकार होने ही वाला था। महात्मा गांधी ने आकर प्रस्ताव का समर्थन रख दिया। जब सब उस देश का बंटवारा होने के लिए असहमत थे, सब इस अंजाम को रोकना चाहते थे, वहां महात्मा गांधी आकर समर्थन देते हैं, नहीं, पाकिस्तान अलग देश होना चाहिए। 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठ गए कि दिल्ली की मस्जिदों का पुनर्निर्माण सरकारी खर्च से होगा। वो ऐसी जिद लेकर के आमरण अनशन पर बैठना, उनको एक ये बहुत अच्छे तरीके से ये टेक्निक आती थी, किसी बात को मनवाना, कैसे देश में अपनी बात को रखते हैं, वो उनमें वो काबिलियत थी और अपने काम को निकाल लेते थे। लेकिन उनकी जो पावर का जो इस्तेमाल वो कहाँ कर रहे हैं, ये आप खुद देखेंगे। पाकिस्तान को समझौते के तहत 75 करोड़ रुपए देने थे कि भाई अब आपका देश अलग हो रहा है, चलो भाई अपना देश का सेटअप को अपने देश को रन करने के लिए हम अपने देश से अलग कर रहे हैं, तो आपको 75 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। ये समझौता हुआ था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए तो दे भी दिए थे। लेकिन पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को, कब? 22 अक्टूबर 1947 को ही कश्मीर पर फिर आक्रमण कर दिया। फिर क्या होना था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 55 करोड़ रुपए राशि न देने का निर्णय ले लिया और महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया। पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए 20 किलोमीटर का रास्ता पास करा रहे थे। कैसे? ये हमारा भारत है, नक्शा जानते हैं आप,
ये भारत, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ये इस पूर्वी पाकिस्तान में जाने के लिए भारत पास कर रहे थे महात्मा गांधी की यहाँ से 20 किलोमीटर, 20 गज, 20 जमीन, 20 कदम नहीं, 20 किलोमीटर का रास्ता दे रहे थे। क्या इससे हमारा देश एक बार फिर से टूट नहीं जाता क्या? क्या इससे हमारे देश का फिर से बंटवारा नहीं हो रहा था? कि इससे हमारा देश विखंडित नहीं हो रहा है क्या? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कोई कम जगह नहीं होती। वो एक देश को दूर कर देती है, एक इस भाग को बिल्कुल अलग बना देती है। इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी, ये सब होने के बाद आप क्या करते? ये प्रश्न मेरा आपसे है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। जय हिंद, थैंक यू।